देखिए 7:35 हो गए लेकिन अभी तक भी कोई किसी का ज्वाइन होने का नाम नहीं है। सुपर अब हमें लगता है कि अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कविता जी? लेकिन हम लोग को स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि कितनी देर तक अपन वेट करते रहे ना इनका, हमेशा का ही है। देखिए ध्वनि विज्ञान की परिभाषा, भाषा ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि विज्ञान क्या चीज है, किसे फोनेटिक्स कहा जाता है, फोन किसे कहते हैं, या फोनोलॉजी जिसे क्यों कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों के माध्यम से उनकी परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया। अब जो एक्चुअल में हमारा ध्वनि यंत्र होता है, मतलब जो हमारे शरीर के अवयव है, उसे हम अभी देखेंगे। ये श्वास नलिका तक हम लोग आए थे शायद। ये देखिए, ये भी बताया था आपको, गले के उभरा हुआ हिस्सा जो है वो भी बताया था। अब अपन चलते हैं इन सभी कैविटी की ओर, की जो ऐसे अवयव है हमारे शरीर के भीतर जो बोलने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। चाहे फिर वह नासिका विवर हो, चाहे दांत हो, ओष्ठ हो, वत्स हो, मुर्दा हो, कठोर तालु हो, कोमल तालु हो, अलिजिह्वा, जिह्वानोक, जिह्वाग्र, जिह्वापच्च, जिह्वामध्य, कंठ, मुखविवर, स्वर यंत्र, मुख आवरण, स्वर यंत्र, मुख, भोजन नलिका, स्वर तंत्री, श्वास नलिका, उपाली जीवा, स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स। यहाँ तक 21 है ना। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बोलने में सहायक होते हैं, उनका चित्रण वर्णन हमने यहाँ पर किया हुआ है। और आपको पता ही है, यदि आप इन सभी से परिचित नहीं हो, जब आईने में हम अपनी शक्ल को देखते हैं तब ये सारे जो अवयव है, ये सारे अवयव हमारे साथ बाहर आ जाते हैं, है ना। मतलब जैसे ही हम अपने चेहरे को देखते हैं तो नासिका विवर कैसे है, हमारी नासिका कैसी है, आगे वाले की नासिका कैसी है, हमारे दांत कैसे हैं, आगे वाले के दांत कैसे हैं, ओष्ठ हमारे कैसे। तो ये जो सारी आत्मसात करने वाले जो अवयव है, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। और ये प्रैक्टिकल वर्क आपको अपने करने से होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। तो आज हम इन सभी 21 जो अवयव है, इनमें से जितने महत्वपूर्ण है उन सभी को जो दिया हुआ है उनको हम आपके आंखों के सामने रखें। देखिए नासिका विवर यानी नोजल कैविटी, मतलब यदि हम कहते हैं मराठी में उसे, तो नाक, है ना। ऐसा कहा जाता है कि हाथ तो पैर टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो नाक न कटना मतलब क्या, तो ये तो मुहावरा है, लेकिन नाक न कटना मतलब अपनी इज्जत को बचाए रखना। तो ये इस प्रकार से नोजल कैविटी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब ये कहाँ होता है, कैसे उसका कार्य होता है, कौन कौन सा कार्य वह करते हैं, तो उसे हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। मुख विवर मतलब हमारे जो ओष्ठ है, ओष्ठ की छत के ऊपर का बड़ा खाली या हिस्सा नासिका विवर कहलाता है। मतलब देखिए कि जैसे मुख विवर होता है हमारा, हम जहाँ से खाना खाते हैं, छत के ऊपर, तो ये ऊपरी हिस्सा होता है नाक का, बड़ा और खाली हिस्सा है जिसे नासिका विवर कहा कहलाता है। मनुष्य इस नासिका विवर से प्राण वायु, मतलब हम कहें ऑक्सीजन, जिसे श्वास की वायु, यही से शरीर के भीतर लेता है ना। मतलब हम श्वास नलिका के द्वारा श्वास को अंदर ले जाते हैं। नासिका विवर से वो जो हवा है, सांस की हवा, अंदर चली जाती है, सीधे फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों की गंदगी को साफ करती है, और फेफड़ों की गंदगी साफ करने के पश्चात यही नासिका विवर या मुख विवर के माध्यम से कभी रगड़ खाकर, कभी संघर्ष करके, कभी आसानी से बाहर निकल जाती है। ये तो निरंतर वर्क होता है हमारे शरीर में, ये निरंतर वर्क चलता रहता है। अंदर श्वास की आने का, और फिर हमारे फेफड़ों तक पहुंचने का, फेफड़ों की गंदगी को साफ करने का, और साफ करने के पश्चात उसी हवा को बाय रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर फेंकना।
ये वर्कआउट चलता रहता है नासिका विवर का। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है? कविता जी समझ में आ रहा है। बेटा क्लियर हो रहा है? वैशाली आपको? जी मैम सुनाए। ओके ओके गुड बेटा। जी मैम क्लियर। ओके ओके बेटा। फिर नासिक, उसी नासिका विवर के माध्यम से मनुष्य ध्वनियों का उच्चारण कर पाता है। कैसे करता है? कि जब हमारी श्वास नलिका में सांस हमारी अंदर जाती है, अंदर गई हुई फेफड़ों तक पहुंचती है, फेफड़ों की गंदगी की सफाई करती है, और फिर सफाई करने के बाद कभी उसे रगड़ खाना पड़ता है, कभी संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी वो आसानी से बाहर निकल जाते। डिपेंड करता है हमारी श्वास नलिका पर। जैसे कोविड-19 का जो पेशेंट होता है, उसकी ये जो सांस की जो हवा है वो फूल जाती है, माने उसकी वो ज्यादा समय तक बोल नहीं सकता है, बोलता है तो उसकी हवा रुक जाती है, अटक जाती है, या हम कहे कि उसकी सांस को हवा लेने में, अंदर ले जाने में भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये नॉर्मल जब व्यक्ति होता है तब की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जब वो फेफड़ों की गंदगी की सफाई करता है, उसके पश्चात कई बार हमारे नासिका विवर से या मुख विवर के माध्यम से वो जो हवा है वो रगड़ खाती है, संघर्ष करती है, और आसानी से बाहर, कभी आसानी से बाहर निकल जाती है, और मनुष्य ध्वनियों का उच्चारण कर पाता है। तो नासिका विवर के माध्यम से न, ज्ञ और च, देखिए हम उच्चारित करते हैं तो कैसे अनुनासिक की ध्वनियां है, मतलब नासिका विवर के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां है वो कौन सी है? तो न, ज्ञ, छ। उच्चारण आप लोग खुद कर सकते हैं कि क्या मैं हमारी नासिका विवर के माध्यम से बोल पा रही हूँ। तो इस प्रकार से नासिका विवर, आपको ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे कि न, ज्ञ और च, यह ध्वनिया किस अवयव से संबंधित है। फिर नीचे जो ऑप्शंस में आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर आपको निकालना होगा नासिका विवर। आगे बढ़ते हैं। दांत। अब मनुष्य के मुंह में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, हमें पता है। हमारे दादा परदादा ने भी ये सारी बातें हमें बताया था कि 32 दांत होते हैं, 32 बार हमें हमारे एक निवाले को खाना होता है, 16 ऊपर और 16 नीचे। और बोलते समय कभी भी इन्हीं का सीधा उपयोग हम नहीं करते, लेकिन कुछ आगे की दंत पंक्तियां ऐसी होती है जिन्हें दंत अग्र कहा जाता है, अग्र हिस्सा कहा जाता है ना। बीच के दांतों को मध्य कहा जाता है और आखिरी दांत को दाढ़ कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा कई प्रकार की ध्वनियों का निर्माण होता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि सीधे तौर पर यदि बताया जाए तो ऐसे ऐसे कई अवयव हैं जो मूलतः बोलते समय ध्वनियों का निर्माण कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो आगे नहीं आते। तो ऐसे ही जो दाढ़ के माध्यम से बोला जाता है त, थ, द, ध, ल, स, माने त की, त वर्ग की जो ध्वनियां हैं जो हमारे अग्रिम हिस्सों को बोलते समय हमारे आगे वाले हिस्से के दांतों को स्पर्श करती है ना। और जब ध्वनियों का उच्चारण होता है तो उन्हें दंत ध्वनियां कहा जाता है। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण दांतों से होता है। जब जीभ दांतों को स्पर्श करती है, त, उच्चारण करके देखिए त, आप खुद उसमें इन्वॉल्व होइएगा कि हाँ मैडम नहीं ये तो आप गलत बता रहे हो, कि जीभ का उच्चारण जब अपन कर रहे हैं तो त वर्ग तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब भी आप वास्तव में आप उसे
प्रैक्टिकल वर्क करोगे तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि जी हाँ, दांत, मसूड़े, जीवा, इन सबसे ये उत्पन्न होने वाले जो वर्ग है उसे त वर्ग कहते हैं। तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण इस प्रकार से होता है। ध्यान देने वाली बात है कि त, थ, द, ध, ल, स माने त वर्ग की ध्वनिया यह दंत ध्वनिया कहलाती है। आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको बता दिया। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि त, थ, द, ध, ल, स यह त वर्ग की ध्वनिया कौन सी ध्वनिया है? फिर दंत ध्वनिया है, जीवामूलक ध्वनिया है या वत्समूलक ध्वनिया है, ये आपको बताना होगा। या सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से दंत ध्वनिया कौन सी है। फिर आपको सवाल जैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको उसका आंसर ढूंढना होगा। जब इस प्रकार दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी दंत ध्वनिया कहलाती है तो उसका आंसर करेक्ट होगा त, थ, द, ध, ल और स। आप उसमें और जो उपर्युक्त बताया गया उसमें नासिका वर्ग में कोई कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अलग अलग ध्वनियों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग ध्वनियां उत्पादित होती है, या प्रैक्टिकल वर्क के जरिए हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर यस हुआ? मैम। आगे बढ़ना है बेटा। हाँ मैम। ओके, हाँ, अब चलते हैं हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण जीवा, जिसे चटोरी कहते हैं, है ना। अत्यंत लचीला पदार्थ यदि कोई होगा तो वह जीवा है। विभिन्न स्थानों पर आसानी से पहुंचती है, उठती है, गिरती है, सिकुड़ती है, मुड़ती है ना। और अलग अलग स्थानों से, अलग भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न हिस्सों से स्वरों का भी और व्यंजनों का भी उच्चारण वह करती है। मतलब उच्चारण अवयवों में जीवा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम उच्चारण क्रिया की बात करें तो जीवा एकमात्र ध्वनि यंत्र का ऐसा प्रमुख अंग है जिसके माध्यम से मनुष्य की उच्चारण क्रिया क्लियर होती है। हमने आपको बताया था इसके पूर्व कि जीवा की अपरिपक्वता के कारण बच्चे तुतलाते हुए उच्चारण करते हैं। वैसे यह एक अस्थिर मांसपेशियों का लचीला अवयव होता है, इसलिए जीवा विभिन्न स्थानों पर आसानी से उठती, गिरती, सिकुड़ती और मुड़ती भी है। उठाकर देखो आप, उठती है क्या, गिरती है क्या, सिकुड़ती है क्या, आवाज करके देखो, मुड़ती है क्या। ये देखिए, ये हमारी जीवा इस प्रकार का कार्य करती है। और इतना ही नहीं, तो जीवा के जो ये 5 हिस्से बताए हैं, ये जीवा की हमारी आकृति है। तो जीवाणु यहाँ पर है, यदि जानबूझ के यहाँ पर तोड़ दिया है, जीवाणु कैसे टूटी हुई होती है, तो बच्चा न होने के बाद वो बड़ा हो जाता है, समाज में रहने वाला, वह युवक हो या युवती हो, तोतली बोलती हुई दिखाई देती। जितनी ये जीवाणु अधिक लुचीली होगी, नुकीली होगी, उतना ही प्रोनाउंसिएशन उस व्यक्ति का क्लीन एंड नीट एंड क्लियर होगा। मतलब देखिएगा कि यह जीवाणु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे उच्चारण प्रक्रिया। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जीवाणु, जीवाग्र या ये जो हिस्से हैं, यह कौन से अवयवों के हिस्से माने जाते हैं उच्चारण प्रक्रिया में? क्या ये सभी साथ देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो कार्य जीवाणु का है वो जीवा मूल का नहीं है। जीवाग्र, जीवा मध्य, जीवा पक्ष अलग अलग हिस्सों में उसे बांट दिया है। अब चलते जीवा नोक के माध्यम से। अब देखिए, जीवा के सबसे आगे वाले बिंदु को, ये जो जीवा नोक है,
इस आगे वाले हिस्से को हम जीवाणु कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि जीवा का कार्य दांतों में फंसे हुए किसी वस्तु की छानबीन करना है ना। मुंह में हुए जख्म पर बार बार सहलाने का कार्य जीवाणु करते हैं। कई बार हमारी मुंह में यदि कोई छोटी सी जख्म हो जाती है तो उसे कौन सहलाता है, तो पहले सबसे पहले जाती जीवा। वही यदि हमारे दांतों में कोई चीज अटक जाती है, फंस जाती है, तो उसे निकालने का प्रयास भी वही करती है। तो क्लियर हो गया कि किस प्रकार से जीवाणु का कार्य है। उच्चारण प्रक्रिया में जीवाणु कभी मसूड़ों पर कभी वस्य पर जाकर टकराती है। अब देखिएगा कि अलग अलग कार्य कैसे होता है, जीवाणु का अलग कार्य क्या है। अब अभी चलते हैं जीवा अग्र के। तो जीवाग्र के माध्यम से हम तालव्य ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तालव्य ध्वनिया का मतलब क्या होता है कि जो तालु है ना हमारा। अब आप कहोगे कि तालु कहाँ पर होता है, तो दिखाएंगे हम जब अपना लेक्चर होगा। तो इस समय में ये जो तालव्य ध्वनिया होते हैं ये हमारे जीवाग्र उसको जाकर छूता है। मतलब जीवा का अग्र हिस्सा दांत तथा मसूड़ों के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है। तो कभी जीवा तालु की दिशा में ऊपर उठती है और ऐसे में तालव्य ध्वनियां उच्चारित होती है। च, छ, ज, झ, य, इन्हें हम तालव्य ध्वनियां कह सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पर ऐसा भी होता है कि छ यह जो ध्वनि है यह कभी अनुनासिक कहलाती है तो कभी वह जीवाग्र के माध्यम से कहलाती है। यदि वह च वर्ग के साथ आती है च, छ, ज, झ, य, तो यह जीवा अग्र के माध्यम से तालव्य ध्वनियां कहलाएगी। और मात्र छ ध्वनि यदि आएगी तो यह ध्वनि मात्र नासिक अग्र के माध्यम से कहलाएगी। यह आपको ध्यान देने वाली बात है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो आपको लेक्चर्स में मिलेगा। और ध्यान में रखिएगा कि नोट्स में ये सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। भले अभी आप लोग बहुत कम जुड़े हो, लेकिन उस समय में आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलते समय जब हम लोग ऊंची या नीची आवाज निकालने का प्रयास करते हैं उस समय जीवा का ये हिस्सा कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है, तभी जीवा फैल जाती है। यह हिस्सा जीवा का मध्य हिस्सा होता है। अब देखिए, जीवा का ऊपर ही उठना, जीवा का फैल जाना, जीवा का नीचे गिरना, ये सारी बातें स्पष्ट है, ये होता है, लेकिन हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। हम उसे देखते नहीं है कि हाँ सही में हमारी जीवा इस प्रकार से कार्य करती होगी। तो जीवा मध्य का कार्य वही होता है जब हम ऊंची या नीची आवाज निकालने का प्रयास करते हैं, तब ऊपर नीचे जाने का कार्य जीवा का मध्य हिस्सा करता है। अब जीवा पच्च क्या करेगा, तो जीवा का यह जो हिस्सा होता है जो कोमल तालु के नीचे स्थित होता है वो जीवा पच्च कहलाता है। अब भले ही उसका उच्चारण प्रक्रिया के साथ कोई कार्य हो या न हो, लेकिन जो हिस्सा हमारे अवयवों के साथ जुड़ा है, ध्वनि यंत्र प्रणाली के साथ जुड़ा है, उसे तो हमें समझना होगा। उसके पश्चात है जीवा मूल, माने जीवा का वह आखिरी हिस्सा जो अली जीवा के पास होता है। मतलब देखिएगा कि अली जीवा और उपाली जीवा, रूपाली नहीं उपाली जीवा, उनके निकट में यह जीवा मूल होता है। मतलब जहां से हमारी जीवा का हम कहें कि उत्पादित तो होना होता है, तो जीवा के उत्पादित होते हैं जीवा मूल, जीवा पच्च, जीवा मध्य, जीवा नोक। इस प्रकार से तो हम यहाँ पर पहुंच गए कि हमारे गले में ये हिस्सा होता है पहला, फिर ये बाद में यहाँ तक आ जाता है। बाहरी हिस्से को हम यहाँ पर जीवाणुओं के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? उजाला का शायद नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ मैम। बेचारी जुड़ने का प्रयास कर रही है कब से, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रही है शायद। आप दोनों को तो क्लियर हो गया बेटा?
हाँ मैम। ओके, गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओस्ट ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ओस्ट ओस्ट दो होते हैं, आपको पता है, एक ऊपरी और पर होता है और एक निचला होता है। श्वास लेते समय बाहर निकलने वाली जो हवा है उसे ओठ पूरी तरीके से अवरोध निर्माण करते हैं। कभी उस हवा को बाहर जाने देते हैं तो कभी संक्रामक मार्ग बना लेते हैं। अब देखिए ये जो ओस्ट होते हैं वो बनाकर देखिए, दोनों एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, कैसे एक दूसरे को छूते हैं, है ना। ओ ध्वनि निकाल के देखिए, ओ ध्वनि निकालते तो हमारे ओष्ठ जो है ना वो ओष्ठ बनाते हुए ओ यदि कहते हैं तो ऐसे संक्रामक बना लेते हैं। मतलब देखिए कैसे वो बनता है। आप खुद बोलो, खुद प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल वर्क है, हमारे कहने से बिल्कुल नहीं होगा। जब प वर्ग की ध्वनिया पूछी जाएगी, पूछी ही जाती हमेशा, ओष्ठ ध्वनिया पूछा जाता है, आपको बता दें कि यह पूछा ही जाता है। तो प वर्ग की ध्वनिया कौन सी ध्वनियों के अंग के रूप में उच्चारित की जाती है? तो प वर्ग की ध्वनिया ओष्ठ ध्वनियों के रूप में उच्चारित की जाती है। प, फ, ब, भ, म, तो यह प वर्ग की ध्वनिया। तो इस कारण इसे प वर्ग की ध्वनियों को ओष्ठ ध्वनिया भी कहा जाता है। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से ओष्ठ ध्वनिया कौन सी है? फिर प प ब ब म दिया जाएगा, य र ल व दिया जाएगा, या अ ब क ड दिया जाएगा। आपको करेक्ट आंसर उसमें से चुनना होगा कि कौन सी ओष्ठ ध्वनिया है। और इस ओष्ठ ध्वनियों को पहचानने का वो सुंदर और आसान तरीका यह है कि अपन खुद उसका प्रैक्टिकल वर्क करें कि जहाँ प उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ की बात कर रहे हैं, एक अकेले ओष्ठ की बात नहीं करना चाहते, दोनों ओष्ठ की बात कर रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। तो ये जो ध्वनिया है, जब अपन इस प्रकार प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल हाँ यह ओष्ठ ध्वनिया है, ये जीवा मूलक ध्वनिया है या नासिका वर्ग के माध्यम से निकलने वाली ध्वनिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। ओके, अब चलते हैं वत्स ध्वनियों की ओर। और दांतों के ऊपर है ना, हमारे जो दांत है उस दांतों के ऊपर तथा मूर्धा के ठीक नीचे, मतलब जब हम हमारे मुंह में अंगूठा डालते हैं और अंगूठा डालने से जो खुरदरा सा हिस्सा प्रतीत होता है, आ कीजिए, आ करते हुए हमारे ऊपर, मतलब अंगूठा लगा दिया और दोनों दांतों के ऊपर का जो हिस्सा है, खुरदरा सा हिस्सा जो प्रतीत होता है उसे अपन वत्स कहते हैं। जीवा का अग्र हिस्सा वत्स को स्पर्श करके जिन ध्वनियों का निर्माण करता है वह वत्स ध्वनिया कहलाती है। जैसे न, क, र, छ, ज, तथा ये जो एप्रोस्ट्रोफी वाला है ना, अवतरण चिन्ह वाला, इसे भी तो जैसे अपन ये करते हैं न, क, र, छ, ज, ये जो ध्वनिया है वत्स ध्वनिया कहलाती है। तो कौन सा हिस्सा है यह क्लियर हो गया। जब हम आ करते हैं और आ करते समय हमारे दांतों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो अंगूठा डालते ऊपर ऊपर ही ओर, तो यही हिस्सा खुरदरा सा हमारे अंगूठे को लगता है, तो यही खुरदरा हिस्सा वत्स कहलाता है, जिसके माध्यम से न कर ल, न कर छ ज इस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। आपको यहाँ पर ऐसा
पूछा जाएगा कि मुंह में अंगूठा डालने से खुरदरा सा हिस्सा प्रतीत होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में दिए जाएंगे मूर्धा, जीवा, जीवाग्र, जीवापच्च। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। आप लोग शायद क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे प्रश्न आप लोगों के तैयार हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है मूर्धा। आप देखिए मूर्धा मुख में तालु का एक ऊंचाई वाला हिस्सा होता है जो वस्य के ऊपर और कठोर तालु से पहले या इन दोनों के बीचों बीच होता है। बोलते समय जीवा की नोक का अग्र हिस्सा मूर्धा को छूकर भाषा ध्वनि का निर्माण करता है। तब उन दोनों को भाषा विज्ञान में मूर्धन्य ध्वनिया कहा जाता है। जैसे ट, अब देखिए जैसे ये जब अपन ये कहते हैं ना कि कहाँ मुर्दा है, तो ये आप क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप ट वर्ग का उच्चारण करोगे ना, ट, ठ, ड, तो जहां हमारी जीवा जिसे छुएगी दैट्स कॉल्ड मूर्धा, उसे अपन कहेंगे मूर्धन्य ध्वनिया। क्लियर हो गया आप? मतलब मुख में तालु का एक ऐसा ऊंचाई वाला हिस्सा है जो वस्य के ऊपर है और कठोर तालु से पहले इन दोनों के बीच में वो आता है। बोलते समय जीवा की नोक का यह जो अग्र हिस्सा है वो मूर्धा को छूता है और भाषा ध्वनि का निर्माण करता है। और जब वो छूता है तब कौन सी ध्वनिया निर्माण होती है? तो मूर्धन्य ध्वनिया कहलाती है। अब ट वर्ग की ध्वनिया ट, ठ, ड, ढ, न, यह जो ध्वनिया है यह मूर्धन्य ध्वनिया कहलाती है। फिर से एक बार हम आपको समझा दें कि जब आपको ध्वनियों के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल आपको बोलियों पर जैसे पूछे जाते हैं वैसे सबसे ज्यादा सवाल इस पर पूछे जाएंगे। ओष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको 2 यह करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो 4 मत लिखिएगा, वहां पर 1 मत लिखिएगा, क्योंकि 2 ऊपरी और नीचे ऐसे मिलाकर ओष्ठ पंक्तियां हमारी तैयार हुई। और ओष्ठ को बहुत सुंदर अभी तक के साहित्यकारों ने, उसकी रचनाकारों ने बहुत सुंदर रीति से घटित करने का प्रयास भी किया है। तो ओष्ठ 2 होते हैं। मूर्धा हमारी कहाँ होती ये भी बता दिया कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मुख में तालु का एक निचाई वाला हिस्सा होता है या ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, उसे डैश डैश कहा जाता है। तो ऊंचाई वाला हिस्सा मूर्धा कहलाता है, यह आपको बताना है वहां पर। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आपकी आज्ञा है तो अपन आगे बढ़े। हाँ मैम। ओके, आप चलते हैं कठोर तालु की ओर। आप देखिए वत्स तथा मूर्धा के ऊपर का हिस्सा कोमल तालु से पहले का हिस्सा कठोर तालु कहलाता है। अब वत्स भी है, मूर्धा भी है और कोमल तालु का हिस्सा भी है, तो इससे पहले कठोर तालु आता है। मतलब जीवा को इसे छूने पर, मुंह में उंगली डालने पर, थोड़ा दबाने से इसके ठोस होने का पता चलता है। जैसे च है ना, उच्चारण करके देखो, च छ, हमारी जीवा है ना, ऐसी जीवा ऊपर छूती है कठोर तालु को। च, छ, ज, झ, य। जब अपन बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क है, हम बोल रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे आप यदि बोलते हो तो इन अवयवों को आप लोग फील कर पाते हो। जैसे हमारे कॉलेज में है फोनोग्राफी है ना अपने कॉलेज में, यदि हम अपने लैंग्वेज लैब में चले जाते हैं तो लैंग्वेज लैब में ये जो ध्वनि यंत्र होता है, ये ध्वनि यंत्र पड़ा हुआ है। जब हम कठोर तालु की ओर चलते हैं और हम उस बटन को दबाते हैं तो उच्चारण करता है वो च, उच्चारण करता है वो छ। और जब हम उसे
मूर्धन्य ध्वनियों की ओर ले जाते हैं तो वो उच्चारण करता है ट ठ। तो ये सारी चीजें हम आपको वहां पर भी बता सकते थे, कोई बात नहीं। जब आप एमएस सेकेंड में पहुंच जाइएगा तभी कोविड-19 का कार्य नहीं होगा। उस समय में जरूर हम इस ध्वनि यंत्र की या फोनेटिक्स की जो कार्य प्रणाली है, उस ध्वनि यंत्र की कार्य प्रणाली के माध्यम से हम महाविद्यालय में प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वर्क आपको घर पर करना है कि कठोर तालु के माध्यम से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, जीवाग्र जीवापच्छ के माध्यम से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी। ऐसे सवाल आप लोगों को तैयार करते आने चाहिए। तो इसके आगे का जो हिस्सा है कोमल तालु का, और ये हम लोग कल की तासिका में, मतलब आने वाली तासिका में देखेंगे। फिलहाल इतना ही, क्योंकि बहुत ढेर सारा आपको जब बता देते हैं तो ये सारे शब्द आप लोगों के माइंड से नहीं निकलने चाहिए, इसलिए आज की तासिका में इतना ही। हम मिलेंगे जल्द ही। जो हमारी तासिकाएं हैं सोम मंगल बुध से नहीं होती, गुरु शुक्र शनि के बीच में होती है। उस दिन में हम इस लेक्चर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आपको यदि कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट तासिका में उसे कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई सवाल है? नहीं मैम। ओके ठीक है बेटा। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें।